चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ईएमआई देख रहे थे। ईएमआई में आगे हम लोग देख रहे हैं। पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। तो देखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी सिलेंड्रिकल रीजन में होगी, जब भी मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल रीजन में होगी, मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिमेट्रिकल है और इस वाले रीजन में है। मैग्नेटिक फील्ड केवल इस वाले पार्ट में है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, वो क्लोज लूप के फॉर्म में आएगी। और यहाँ पर सिमेट्री के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि क्लोज लूप जो आएंगे वो सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग सिलेंडर्स आएंगे, या इस 2D में देखें तो वो सर्कुलर टाइप में लूप्स यहाँ पर आनी चाहिए। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सर्कल के फॉर्म में। ये हमने यहाँ पर बाई सिमेट्री ऐसा बोला कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायग्राम ऐसा होना चाहिए। अंदर भी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायग्राम ऐसा होना चाहिए। अब ये क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? तो मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी वो इंक्रीज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो लेंज लॉ के थ्रू उसकी डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो लेंज लॉ के बेसिस पे क्या बोलेंगे कि अंदर की तरफ लाइनें बढ़ रही हैं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो खुद की लाइनें वो कैसे लाएगा, बाहर की तरफ लाएगा। इसलिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आनी चाहिए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस तरह से आनी चाहिए। तो जो ई इंड्यूस्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। और जब हम सिमेट्रिकल सिचुएशन देखते हैं तब तुमने देखा था कि जो ई इंड्यूस्ड आती है, इस ई इंड्यूस्ड की दो वैल्यू आती है। एक वैल्यू आती है R/2 dB/dt। डायरेक्शन तो लेंज लॉ से देखेंगे, पर फार्मूला हमको बताते हैं कि कुछ ऐसा होता है। फार्मूले में भी दो बातें थी। एक फार्मूला था, याद करो ऐसा कुछ था शायद, जहां तक मुझे याद है सिलेंड्रिकल केस में इस तरह का फार्मूला था। ये ये वाला किस केस में था? ऊपर वाला ये इनसाइड, और ये कहाँ था? ये था आउटसाइड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ सिलेंड्रिकल रीजन में ऐसा आता है, ई इंड्यूस्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r। ये r इक्वल टू r, जिसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर गायब हो गई। वो तो इतना अपन ने पिछली क्लास में इस तरह से देख लिया था। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? शेप याद ही रख लो कि शेप ऐसी होती है और इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अगली क्लास के फिर अब आगे हम पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई कई बच्चों हमारे पास डाउट भी रखे हैं, कुछ बातें भी रखे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करूंगा उनको आज रिप्लाई करने का, या कल तक डेफिनेटली कर दूंगा। एक दो दिन से थोड़ा सा बिजी था, अब फ्री हो गया हूँ। चलिए, तो अब इसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से वेरी कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वेरी कर रही है। ये डिस्टेंस है ए, रेडियस ए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B0 T। अभी मैंने ऐसे सिंपल से लिए, बाद में उसको मैं कॉम्प्लिकेट भी कर सकता हूँ। B0 T टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और यहाँ से 2a डिस्टेंस, यहाँ पर एक चार्ज Q मास m मैंने रख दिया। मैं तुमसे पूछूं कि इस चार्ज का यहाँ पे रिलीज करने के बाद यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, ये सॉरी। तो एक चार्ज Q मास m को यहाँ रख दिया और रिलीज कर दिया। अब तुमसे पूछा ये बताओ यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जस्ट आफ्टर द रिलीज इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। तो अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्यों आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी इसके ऊपर फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फोर्स आ नहीं सकता क्योंकि इसको रिलीज किया है। रिलीज करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तो इतने ही पोर्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब इतने ही पोर्शन में है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तो आएगा नहीं। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आ सकता है, कहीं चार्ज है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसका फोर्स आ सकता है, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैसा आएगा ये अपने को एनालाइज करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगी। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, अपवर्ड्स आएगी।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुमको पता है कि वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर अपॉन 2r, r इज 2a यहाँ पर, अगर फॉर्मूला मैंने सही लिखा है तो, dB बाई डी टी बी नॉट, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इनटू क्यू कर दूं, अपॉन मास कर दूं, तो ये एक्सीलरेशन के लिए आंसर आ गया कि इसका एक्सीलरेशन ये होगा, है ना, क्यू नॉट बी नॉट क्यू ए अपॉन 4m, ऐसा कुछ इसका आंसर आ गया। टाइम नहीं आएगा आंसर में, क्योंकि dB बाई डी टी में टाइम तो चला जाएगा, तो टाइम नहीं आएगा, कांस्टेंट ही आएगा एक्सीलरेशन, थोड़ा टाइम से इंडिपेंडेंट आएगा। चेक कर लो भाई, ये क्लियर हुआ ना, इसमें कहीं फोटो तो पूछो। फॉर्मूला सही बताया ना मैंने, आर स्क्वायर अपॉन 2r dB बाई डी टी, करेक्ट। चलो, तो इस तरह के रूटीन में जो क्वेश्चन है वो इस तरह के आएंगे। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया, बताओ एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आएगा, ये हमको पूछा जा सकता है। या चार्ज को यहाँ रख दिया, पूछ सकते हैं प्लस आई कैप या माइनस आई कैप डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, तो इस तरह की बातें यहाँ पर की जा सकती है, तो तुम देख सकते हो। आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो, एक लूप है मेरे पास इस तरह का, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतने रीजन में चेंज हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस ए तक चेंज हो रही है, और मेरे पास रेडियस 2 है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, गलती मत कर देना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता होगा ना तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड केवल ए तक चेंज हो रही है, 2a का एक ये लूप है, ये वाला जो लूप है ये कंडक्टिंग लूप है, इस लूप को मैं अलग से बना देता हूँ। ये मेरे पास एक लूप रखा हुआ है, ठीक, 2a रेडियस का लूप है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट टी टाइप में, जो अभी अपन ने कैलकुलेट करी थी ना, वही फील्ड है, बी नॉट टी टाइप में है, ये लूप है। इस लूप में मैं क्या करता हूँ, इस लूप में क्या करता हूँ कि एक कैपेसिटर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इस लूप में एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया, कैपेसिटेंस सी का, और जो लूप है ना इसका नेट में जो रेजिस्टेंस है वो है आर, लूप का नेट में रेजिस्टेंस है आर, इसका कैपेसिटेंस है सी फेरेट और इसका रेजिस्टेंस है आर ओम, ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चेंज हो रही है। टी इक्वल टू जीरो पे मैंने कनेक्शन कर दिया, टी इक्वल टू जीरो पे मैंने कनेक्शन को स्टैब्लिश कर दिया, टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर मैंने कनेक्शन को स्टैब्लिश कर दिया, ठीक। तो तुमसे पूछा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, ये बताओ, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, ये बताओ, करो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है भाई, मॉड्यूल का भी है। तो यहाँ पर थॉट प्रोसेस कैसे जाएगा यार, आर है, सी है, आर सी है, क्या यहाँ बैटरी है, बैटरी दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर बैटरी कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बैटरी बन रही है। बैटरी बनने का रीजन भी हमको पता है, पर उस रीजन की हमको आवश्यकता नहीं है जानने की, हमको पता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बैटरी की तरह काम करेगी, पर उसकी भी जरूरत नहीं हमको जानने की। हम तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू, दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और एक यहाँ पर बैटरी। अब बैटरी कैसे बनेगी वो हमको देखना है, बैटरी कैसी बनेगी, यहाँ पर इंड्यूस करंट जो आएगी वो इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा जनरेट करेगा, इस तरह का जनरेट करेगा, इस तरह का, मतलब ये इस तरह का एक ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस टाइप से यहाँ पर आएगा, इस तरह से आएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये इस तरह का एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ये है कहाँ, ये कण कण में है, सब जगह है, सब जगह बैटरी बनी है, मैंने सिंबॉलिक क्या दिखाया, पर वो पूरे में ऐसी बैटरी बन गई ई इंड्यूस्ड। अब ई इंड्यूस की वैल्यू पता है, आर पता है, सी पता है, ई इंड्यूस की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, हमको पता है इंड्यूस कैसे कैलकुलेट करना है, डी फाइव बाई डी टी से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ केवल मैं, डी फाइव बाई डी टी से ई इंड्यूस कैलकुलेट करते हैं, डी फाइव बाई डी टी फाइव कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा बी नॉट टी इंटू पाई ए स्क्वायर,
फ्लक्स तो केवल इतना ही है ना, फ्लक्स केवल इतना ही काउंट आएगा, डी बाई डी टी, ये तो 5 हुआ बाई डी टी। सॉल्व करो तो ये आएगा बी नॉट वाई ए स्क्वायर, ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई। ईएमएफ भी यहाँ पर हमको कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये सर्किट कैसा हो गया, ये सिंपली आरसी सर्किट हो गया। और आरसी सर्किट में चार्ज लिखने का फॉर्मूला हमको आता है, आरसी सर्किट में चार्ज की वैल्यू होती है Q इक्वल टू सीई, याद है, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये फॉर्मूला अपन ने देखा था, जहां पर टाउ की वैल्यू होती है आरसी। ये इसका फॉर्मूला हो गया, सारी बातें तुमको यहाँ पर पता है, तो उसको हम इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। एक बार इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है भाई, समझ आ गया तो यस लिखो, फिर आगे बढ़ता हूँ। और लोगों को समझ आया तो वो भी लिखो, अभी 3-4 बच्चों ने लिखा है, नहीं समझ आया तो नो भी लिख सकते हो। ठीक है विनीत। ठीक ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो फिर जिसको ये थोड़ा भी कुछ डाउट आ रहा है वो अगला क्वेश्चन अगर ढंग से समझ लोगे तो ये क्वेश्चन भी कर पाओगे। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस आर और एक कैपेसिटर सी, सी और आर मैंने यहाँ पे लगा दिए, ये अरेंजमेंट है, इसी का दूसरा वेरिएशन दिखा रहा हूँ मैं। और ये एक रॉड है इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड सब जगह इस तरह की है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी नॉट है, वेरिएबल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अलग क्वेश्चन कर रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुका है, ये रैंडम क्वेश्चन कर रहा है, इसके ऊपर फोकस करो। इसकी लेंथ एल, अगर मैं इसको v कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूँ, अगर मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूँ, अगर इसको मैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूँ, तो बताओ t इक्वल टू 0 पे मैंने मूव करना स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 पे मैंने इसको मूव करना स्टार्ट किया, तो बताओ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा। प्रथम बहुत बढ़िया आंसर है तुम्हारा, ये क्वेश्चन भी है आंसर भी है, सही है, बता रहा हूँ उसको मैं इसके बाद। अब तुमसे पूछा है कि इसमें चार्ज क्या आएगा, तो देखो अब ये सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुम्हें पता है कि भाई जब कोई रॉड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और उसकी वैल्यू होती है BLV। ये बात याद होनी चाहिए, अपन पहले देख चुके हैं, BLV यहाँ पर एक ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा। अब तुम यहाँ पे करंट आई फ्लो करेगी और चार्ज इसके ऊपर प्लस माइनस क्यू होंगे, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम लिख सकते हो, वही आंसर आएगा सी, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इज आर सी। ये इसको हम जहां पर ई बोलेंगे, बस खत्म, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, और चार्ज का आ गया, करंट का आ गया, और भी कई सारे, मैक्सिमम इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर कर सकते हैं। विनीत ये वाला बात समझ आई क्या? ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो BLV यहाँ बन रहा है ना, वो BLV ऐसा बन रहा है, यही तो डिफरेंस है, इसमें जो BLV बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों मेथड एक ही है, एक ही काम हो रहा है दोनों में। ईएमएफ जनरेट करने का प्रोसेस अलग अलग है, यहाँ पर ईएमएफ जनरेट करने का प्रोसेस है डी फाई बाई डी टी थ्रू डीबी बाई डी टी, और इस वाले में प्रोसेस है थ्रू मोशनल ईएमएफ, इसको मूव करने से हो रहा है, ये हॉल इफेक्ट है, और वो मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये दोनों रीजन से सेम ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पर दोनों अलग अलग प्रोसेस से कर रहे हैं। विनीत दोनों पार्ट क्लियर हुए बेटा? अब डन। चलो अब देखो, एक प्रश्न पूछा था तुम लोगों ने, ये इसके ऊपर से आया है, ये इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह सेम है, मैग्नेटिक फील्ड डीबी बाई डी टी बी नॉट टी टाइप में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल टाइम के साथ बढ़ रही है, और तुमसे पूछा है कि इसमें
नेट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, नेट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो देखो यहाँ पर एरिया बड़ा है इसका, इसका एरिया कम है। तो अगर हम केवल इतनी बैटरी देखें यार, इतने लूप में, केवल इतने लूप की बात करें थोड़ी देर के लिए, तो इस वाले लूप में बैटरी कैसी बनेगी, इस वाले लूप में बैटरी कैसी बनेगी, इसको स्टडी करते हैं। तो अंदर फील्ड बढ़ रही है, खुद की फील्ड बाहर लाना चाहेगा इस तरह से। तो खुद की फील्ड बाहर लाना चाहेगा मतलब ये इस तरह की बैटरी बनाना चाहेगा यहाँ पर, ये खुद की करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, अगर ये छोटा वाला लूप देखें अपन, ये वाला लूप, ये, तो इसमें अंदर फील्ड बढ़ रही है, तो ये खुद की करंट कैसे लाना चाहेगा, इस तरफ लाना चाहेगा, इस तरफ, मतलब ये ऐसी बैटरी बनाना चाहेगा यहाँ पर। E2 बैटरी बनेगी, ये E1 बनेगी, और ये करंट को ऐसे फ्लो करना चाहेगा ये। अब नेट में क्या होगा वो हमको विजुलाइज करना है। तो नेट में देखने के लिए पहले तो इसके अंदर जो बनाया था ये डायग्राम हटा देते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं तार के साथ साथ मूव कर रहा हूँ। ये आया, मैं प्लस से आया, देखो ये इसको अपोज कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है ये, यानी दोनों बैटरी अपोजिट है। E1 बड़ी होगी तो नेट में E1 माइनस E2 की बैटरी बनेगी, और डोमिनेट कौन करेगा, E1 बड़ा, ये डोमिनेट करेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन फाइनली ये आएगी, इस करंट को ये ओवर रूल कर देगा और करंट ऐसे आ जाएगी। तो दोनों में हम करंट को इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो जो बड़ा लूप होगा वो डिसाइडिंग लूप होगा, गवर्निंग लूप होगा, उसके थ्रू हम यहाँ पर कैलकुलेशंस को एनालाइज करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, इसको भी इसी तरह से देख सकते हैं कि भाई अंदर वाले में मैग्नेटिक फील्ड हम एक ही तरह से लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं अंदर की तरफ बढ़ रही है ना, बी नॉट टी, टाइम के साथ बढ़ रही है। तो अंदर वाला लूप हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें, ये वाला लूप, तो इस वाले लूप में जो ईएमएफ आएगा वो ऐसा आना चाहेगा बाहर की तरफ, ऐसी बैटरी बनेगी, बाहर वाले में भी ऐसी बैटरी बनेगी। ठीक, अब मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ से मूव कर रहा हूँ, प्लस से चला, 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 अरे प्लस प्लस टकरा गए, ये बना था E2 का, ये बना E1 का, टकरा गए। E2 बड़ा होगा क्योंकि ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, E1 छोटा होगा क्योंकि कम एरिया कवर कर रहा है, तो ये जीतेगा, मतलब करंट ऐसे ही फ्लो करेगी, इधर ऐसी और इधर ऐसी। इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि लूप को हम थोड़ा सीधा करके एनालाइज करने की कोशिश करें, हल्का सा ऐसे विजुलाइज करो, केवल इस वाले लूप को देखो। तो इस वाले लूप में क्या है, इस वाले लूप में अंदर की तरफ लाइनें बढ़ रही हैं, तो खुद की लाइनें कैसे लाना चाहेगा, खुद की लाइनें बाहर लाना चाहेगा। तो अगर छोटा लूप होता, इस तरह का छोटा लूप होता तो ऐसी लाइनें लेके आता, छोटा लूप होता तो ऐसे लेके आता, ऐसा, तो खुद की करंट ऐसे फ्लो कराना चाहेगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसकी करंट ऐसे फ्लो करनी चाहिए, बाहर एंटी क्लॉकवाइज और अंदर क्लॉकवाइज टाइप में आनी चाहिए। इसको इसके इक्वलेंट टाइप में या छोटे छोटे लूप में ब्रेक करके भी देख सकते हैं। छोटे लूप में ब्रेक करके कैसे देख रहे हैं, इस बात को एक बार और बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक लूप जोड़ दूं इस तरफ और एक लाइन इस तरफ कर दूं, दो लाइनें खींच दूं, यहाँ पर दूर दूर खींच रहा हूँ जिससे तुम्हें कंप्यूटर पर दिख जाए, एक लाइन जोड़ दूं एक लाइन घटा दूं, इस तरह से मैं बना दूं, तो क्या कोई मैंने गुनाह कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकता हूँ ऐसा। तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लूप अलग, ये लूप अलग, और ये जो दो वायर बीच में जोड़ दिए, जैसे इनको क्लब करूंगा तो इन दोनों में जो भी बैटरी आएगी वो कैंसिल हो जाएगी, जो भी करंट फ्लो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। दो वायर जोड़ दिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नेट में, क्योंकि मैं डायरेक्शन दोनों में अलग अलग लूंगा। तो इसके अंदर कैसे आएगा वो देख सकता हूँ, इसमें कैसा आएगा वो देख सकता हूँ, दोनों को ऐड करके इसको एलिमिनेट कर दूं, इस तरह से भी इसको मैं पूरा धीमे धीमे करके विजुलाइज कर सकता हूँ। अब छोटा सा लूप आ गया, इसमें अंदर फील्ड बढ़ रही है, तो मुझको पता है कि ऐसा कुछ आना चाहिए बाहर की तरफ लाने के लिए, तो ये ऐसा आएगा। ये छोटा सा रूप ले लिया, इसमें अंदर आना चाहिए तो इसमें ये इस तरह से आएगा। ये दोनों कट गए यहाँ पर, और ये पूरा नेट में इस तरह से करंट फ्लो करेगा, ऐसा मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, ऐसा भी देख सकता हूँ। पर ये तरीका आसान था, E1 E2 देख के डायरेक्टली बोल सकते हैं, या बड़ा एरिया डोमिनेट करेगा ये भी बोल सकता हूँ, वो ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है, उसके थ्रू अप्रोच करना चाहिए। इस तरह के और भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। एक क्वेश्चन देखो तुम, मॉड्यूल में ही है ऐसा, अब करंट कैसे फ्लो करेगी ये पूछा है, तो हम बोलेंगे कि यार ये अपने आप में एक सर्किट है इंडिपेंडेंट सा, ये अपने आप में एक सर्किट है, दो सर्किट केवल एक ही तार से कनेक्टेड है, याद करो पुरानी बातें, दो सर्किट केवल एक ही तार से कनेक्टेड है, इसलिए इस करंट, इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। ये इंडिपेंडेंट सर्किट हो गए। कैपेसिटर में अपने देखा था, करंट में तुमने देखा होगा कि ये इंडिपेंडेंट सर्किट हो गए,
इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट केवल इसमें और इसमें फ्लो करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से वेरी कर रही है, सुनना सुनना बहुत बड़ी बात हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से वेरी कर रही है तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेगा, तो इसमें बाहर की तरफ करंट लाने के लिए ऐसा और इसमें भी ऐसा, ये यहाँ पर फ्लो है। क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों में चेंज दिख रहा है कुछ थोड़ा सा, ध्यान से देखो अपने आप। दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट है इसलिए ऐसा हो गया है, इसमें इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें डिपेंडेंट है। इस देखो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी पर यहाँ डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, यहाँ पर बाहर वाला डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर बाहर वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, लेकिन आपस में किसी तरह से कनेक्टेड है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं इस बात। ठीक, इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं पर यहाँ तक सफिशियंट है, ये बात समझ आ गई ना। नायक साहब नोट्स पे फोकस करो, नोट्स लिखो। डन। इसमें एक आध अच्छा क्वेश्चन भी आता है पर वो अभी पूछूंगा नहीं, बाद में पूछूंगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, डर लगा रहता है। चलो अब एक और, अच्छा देखो ध्यान से देखना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इस तरह से, पी नॉट टी टाइप में सिलेंड्रिकल पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, चेंज हो रही है ना। तुमसे बोलूं, सुनना सुनना सुनना, तुमसे बोलूं यार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? बाहर भी आएंगी, डायरेक्शन ये आएगी, क्यों बाई लेंज लो। अब अब तुमसे पूछूं, मैंने एक रॉड यहाँ पे ऐसे रख दी, एक रॉड यहाँ पे ऐसे रख दी, सेंटर से ऐसे रॉड रख दी, इस रॉड में ईएमएफ कितना है ये बताओ, इस रॉड में ईएमएफ कितना जनरेट होगा ये बताओ, इस रॉड में ईएमएफ कितना जनरेट होगा ये बताओ। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा मैंने जानबूझकर, थॉट प्रोसेस में ये नीट के बाहर जा रहा है लेकिन तुम सोच पाओगे, कर पाओगे, करो। इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा ये बताओ। इसकी लेंथ एल, बहुत आराम से सोचो, मैंने बोला ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, रोटेट वोटेट कुछ नहीं किया है, बस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रख दिया है, जैसे तुम्हें दिखा रखा है ना, इस तरह से रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर टाइम के साथ चेंज हो रही है अंदर की तरफ, और इस रॉड को मैंने यहाँ ऐसे रख दिया है, सेंटर से ऐसे रख दिया है। तो तुमसे पूछा है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या इसके अंदर ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा ये बताओ। अभी तक सारे आंसर गलत हैं, दो ही लोगों का आंसर है, दोनों गलत है, आराम से करो और बताओ, सोच के बताना है, दिमाग लगाना है। अगर किसी लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ में पूछता हूं तो तुम आंसर देते हो d5/dt और वहां से कैलकुलेट कर लेते हो, परफेक्ट है, वो आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस केस में पूछा है तो ध्यान से देखो, ये बताओ ईएमएफ लाने वाला है कौन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बहुत बढ़िया आंसर आ गया। आरू पोरवाल परफेक्ट है, वेरी गुड शानदार। और लोग सोचो भाई, मैं वेट कर लेता हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ लाने वाला रीजन है क्या, वो रीजन है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसका आंसर आएगा जीरो, इसका आंसर आएगा जीरो। देखो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हर पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर है, तो चार्ज को सेपरेट कर ही नहीं पाएगी अलोंग द लेंथ, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं अलोंग द लेंथ, तो इसका ईएमएफ आएगा जीरो।
ये डिफिकल्ट था, पहले बता रहा हूँ मैं, तो कोई खास बात नहीं है, कहीं कुछ इश्यू हो जाए तब भी नहीं समझ आए तो कोई टेंशन नहीं, पर आंसर इसका आएगा 0। चलो अब एक अच्छा प्रश्न जो कि अभी स्टूडेंट ने पूछा, प्रथम ने पूछा और बहुत बढ़िया है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रही है, ये रेडियस ए है, रेडियस 2a, इसमें अगर एक बल्ब लगा दूं मैं और रेडियस 3a, रेडियस 3a, इसमें एक बल्ब लगा दूं मैं, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा वो तुमसे पूछा है। यानी ऑप्शन दे देता हूं, ब्राइटनेस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ 2, brightness of 2 is greater than brightness of 1, brightness 1 equal to brightness 2, none of these। दोनों बल्ब सेम है, दोनों बल्ब आइडेंटिकल हैं और ऐसे मैंने लगा दिए हैं। तो तुमसे पूछा है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा, ये पूछा है। आंसर देना है तुम्हें ऑप्शन ए, बी, सी या डी। पहले सोचो आराम से, बहुत आराम से सोचो फिर आंसर दो, जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। ग्लो तो दोनों ही करेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू है बी नॉट टी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर केवल इस रीजन में है, केवल इतने से रीजन में है, मैग्नेटिक फील्ड केवल इस रीजन में है और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर ग्लो करेंगे। इशिता करेक्ट आंसर, स्नेहल करेक्ट, अभी तक दो ही लोगों का आंसर। निधि करेक्ट। प्रथम सोचो, तुम्हारा ही क्वेश्चन है ये, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसी को मैंने ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। प्रथम करेक्ट, बता रहा हूं। सब लोग सोचो भाई, और अच्छे सोचो। भावुक करेक्ट, नायक करेक्ट, आदित्य किसका होना चाहिए ये चीज, उस पर फोकस करो। स्मॉल को कैपिटल में लिखते हैं तो आंसर सही नहीं हो जाता मेरे दोस्त। हार्दिक, अब तुम्हें बात समझ आई, अब तुम रीजन भी लिख के भेजो बेटा, क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो। बस सही है। आकृति करेक्ट। चलो भाई अब करते हैं इसको, टाइम ओवर। आंसर इज सी, दोनों की ब्राइटनेस इक्वल होगी, दोनों की ब्राइटनेस इक्वल होगी। देखो तुमसे पूछूं कि बैटरी तो देखनी है, जिसमें बैटरी ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटनेस, जिसमें बैटरी कम वो कम ब्राइटनेस। दोनों में जो बैटरी आएगी वो बैटरी दोनों में सेम आएगी,
दोनों की बैटरी सेम आएगी, क्योंकि एरिया तो बस यही आएगा ना, d5/dt में तो एरिया वही आएगा ना, जो एरिया आएगा d5/dt में वो एरिया तो सेम ही आना है, इसलिए दोनों में जो ईएमएफ आएगा वो सेम आएगा, बैटरी सेम अमाउंट की बनेगी, तो आंसर आएगा इसका सी। क्लियर? बैटरी सेम क्यों आ रही है? क्योंकि एरिया केवल ए ही लेंगे, अगर कोई भी रेडियस, किसी भी डिस्टेंस आर आउटसाइड के लिए बात करूं मैं, किसी भी डिस्टेंस आर आउटसाइड के लिए बात करूं, तो फ्लक्स आएगा बी नॉट टी इंटू पाई ए स्क्वायर आएगा, आर नहीं आएगा, पाई ए स्क्वायर आएगा, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ से ईएमएफ कैलकुलेट करोगे ना तो कांस्टेंट आ जाएगा, वो आर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, हाँ जयवर्धन, ई इंड्यूस्ड अलग अलग होगा, ये बात सही है, पर ई इंड्यूस्ड के बाद क्या लेंथ भी अलग अलग हो गई, ई इंड्यूस्ड इंटू ये, ई इंड्यूस्ड इंटू ये, तो यहाँ पर ई इंड्यूस कम है लेकिन ये ज्यादा है, ई डॉट डीएल, यहाँ पर ई जो है वो ज्यादा है पर डीएल कम है, तो दोनों का ई डॉट डीएल इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल इसका, वो दोनों सेम आएगा, यहाँ ई कम तो डीएल ज्यादा, यहाँ ई ज्यादा तो डीएल कम, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर। प्रथम समझ आई ये बात? हाँ, ये कितने लूप ले लो सबके लिए सेम आएगा, लूप नहीं, और देखो इसको और अब इम्प्रोवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को अपन, ये बल्ब लगा दिया मैंने येलो वाला, इसमें भी ब्राइटनेस वही आएगी, क्योंकि इस पूरे लूप में जो ईएमएफ चेंज हो रहा है वो तो उसी एरिया का चेंज हो रहा है ना, तो इस येलो वाली लाइन के अंदर भी जो बैटरी बनेगी वो बैटरी उतनी अमाउंट की बन रही है। हाँ जयवर्धन, हो जाएगा ऐसा बेटा, पर तुम्हें लूप कवर करना पड़ेगा पूरा, जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं उसको तुम्हें अपने लूप के अंदर लेना पड़ेगा, ये खास बात। Done. चलो अगले टॉपिक स्टार्ट करें अब अपन, अगला चैप्टर का नाम है, इसी के सब टॉपिक इंडक्टेंस। इंडक्टेंस लिखो, इंडक्टेंस इरेगुलर लूप में ई डीएल से नहीं हो सकता, क्योंकि ई सब जगह अलग अलग आएगा, पर नेट में ई डीएल का इंटीग्रल पूरे लूप के अलोंग करोगे तो उसका आंसर d5/dt आता है, और d5/dt अनेक लूपों के लिए सेम किया जा सकता है। डन। चलो लंबी गहरी सांस ले लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई जल्दी नहीं। चलो स्टार्ट करें, इंडक्टेंस लिखो, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, it is the measurement of opposition, it is the measurement of opposition given by a circuit, given by a circuit against the change in flux, against the change in flux, against the change in flux। किसी भी सर्किट में फ्लक्स चेंज जब होता है तो उसका वो अपोजिशन जो करने की उसकी टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस दो वजह से होता है, जब भी किसी भी सर्किट में फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। अब इस इंडक्टेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, और सेकंड इसका पार्ट होगा जो हम बाद में पढ़ेंगे, वो होगा सेल्फ इंडक्शन। अभी हम पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब सबको समझ आ रहा है कि यहाँ पर दो सर्किट होंगे, दो लूप होंगे, जिसकी वजह से ये होने वाला है। बेटा ये जो, हाँ मतलब बेसिकली स्टार्टिंग जो करी थी फैराडेज एक्सपेरिमेंट जो थे, वो यही तो थे एक तरह से, उन्हीं का नाम बदल बदल के चीजों को सेट कर करके तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है।
अदरवाइज कंसेप्ट तो एक ही था, फ्लक्स चेंज बस, पर अब उसको स्ट्रक्चर्ड में पढ़ाना है, सीबीएसई 12th के हिसाब से सेट करना है, तो अपने अलग अलग टॉपिक कर दिया। अब इंडक्टेंस को मैं आगे ले जाऊंगा सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस से मैं बना दूंगा इंडक्टर, और इंडक्टर बना के उसको मैं लगा दूंगा सर्किट में, और वहां से मैं पढ़ा दूंगा एलआर सर्किट। तो इस तरह से धीमे धीमे तुम्हें वहां तक लेके जा रहा है, अदरवाइज मैथमेटिक्स हाई हो जाएगी और वो 12th स्टैंडर्ड तक जेई या नीट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये अपने को देखना है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होगा सिंपली फैराडेज एक्सपेरिमेंट, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं वो क्या था, वो देखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है, ये कॉइल है, ये कॉइल 2, इसको मैं बोलता हूँ 2 नंबर की कॉइल है ये, और 1 नंबर की कॉइल यहाँ पर है, कॉइल नंबर 1 यहाँ पर, कॉइल नंबर 1 यहाँ पर है। इसको मैं कई तरह से विजुलाइज कर सकता हूँ, चलो देखते हैं। ये ये कॉइल है, ये कॉइल 1, ये कॉइल 2 ऊपर वाली, ये कॉइल 1, ये बैटरी, कुछ रेजिस्टेंस है, कॉइल है, कनेक्शन कर दिया। जैसे ही मैं कनेक्शन करूंगा इसके अंदर करंट आएगी, ठीक, इसके अंदर करंट आएगी। या मैं इसको और थोड़ा अच्छा दिखाता हूँ तो अच्छा लगेगा। थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ तो सही रहेगा। तुम लोगों ने रियोस्टेट का नाम तो सुना ही है, ये ऐसा है, ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं जैसे जैसे स्लाइड करूंगा वैसे वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा, वैसे वैसे इसमें करंट चेंज हो सकती है। फिलहाल सब सेट है, कहीं कुछ चेंजेस नहीं है, सब सेट है, वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रही है, जो करंट आ रही है वो करंट यहाँ पर ऐसे आ रही है, ये करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, तो करंट यहाँ पर ऐसे ऐसे जा रही है, करंट यहाँ पर ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक। करंट जाने का जो प्रोसेस है वो मैं ऐसा मान लूँ, ऐसा मान लूँ, तो 3D फिगर है, कैसे बोल सकता हूँ। मैं मानता हूँ करंट ऐसे जा रही है, मान लो करंट इसमें ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है। अगर करंट ऐसे जा रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, करंट ऐसे जा रही है तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आएंगे ना, इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आएंगे। तो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रही, करंट ऐसे जा रही है, ऐसा मान रहा हूँ मैं, ऐसे जा रही है। कुछ एक रफ ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है हमको कि there is flux in coil 2 due to current in coil 1। ये स्टेटमेंट सेंस कर रहा है ना। देयर इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। कॉइल 1 में करंट की वजह से कॉइल 2 में फ्लक्स देखने को मिल रहा है अपने। अच्छा ये बताओ कि फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। क्या यह स्टेटमेंट मैं दे सकता हूं, क्या ऐसा बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, क्योंकि सिंपली यहाँ करंट को मैं चेंज करूंगा तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से उसी रेशो में चेंज हो जाएगी ना। अगर यहाँ पर इस करंट को मैं चेंज करूंगा तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड उसी रेशो में सब जगह चेंज हो जाएगी। तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है। पहले तो ये समझ आना चाहिए कि 1 में करंट की वजह से 2 में फ्लक्स आ गया। फिर समझ आना चाहिए
कि 2 में जो फ्लक्स आएगा वो 1 में करंट के प्रोपोर्शनल होगा। अब आगे बढ़ता हूं, इसको ऐसा लिखा जाता है, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 ड्यू टू 1 इंटू I1। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, M21 जो लिखा है ना वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और कुछ नहीं। इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, अभी अपन डिस्कस करते हैं, पर फिलहाल इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब देखो कि अगर मैं यहां पर इस करंट को चेंज करूं, इस रेजिस्टेंस को चेंज करूं, ये जो नॉब कनेक्टर जो भी बोलते हैं उसको जॉकी बोलते हैं, इसको इसको अगर मूव करूं मैं इस तरफ इधर उधर, इधर करूंगा तो करंट कम होगी, इधर करूंगा तो करंट ज्यादा होगी। तो जैसे ही इसको मैं मूव करूंगा, इसके मूवमेंट की वजह से करंट 1 टाइम के साथ चेंज होगी ना, और अगर करंट 1 टाइम के साथ चेंज होगी तो जो फ्लक्स पास कर रहा है कॉइल 2 में वो भी करंट के साथ टाइम के साथ चेंज होगा। और अगर इसमें फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो गया तो कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। कॉइल का मतलब रिंग ही एक तरह से, तो रिंग में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यानी कॉइल 1 में करंट की वजह से कॉइल 2 में फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स कॉइल 1 में जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतना हम समझते हैं डायरेक्टली। फिर मैं बोल रहा हूँ अगर इस नॉब को, जॉकी को मूव करूं तो इस करंट को मैं टाइम के साथ वेरी कर सकता हूँ, और इस करंट को टाइम के साथ वेरी करूंगा तो इस रिंग में या कॉइल में जो फ्लक्स है वो मैं टाइम के साथ वेरी कर सकता हूँ। और उसमें फ्लक्स अगर टाइम के साथ वेरी हुआ तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, वो मुझे यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा इसके अंदर वो आएगा माइनस d∅dt। वो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये आएगा M21 di1/dt। किस तरह से इसमें करंट चेंज कर रहा हूं उसके बेसिस पे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ये हो गया। अभी मैंने कुछ ज्यादा चीजें डिफाइन नहीं करी हैं, बस मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं तुमको कि क्या चीज कैसे है। यह पूरी बात यहां तक का डिस्कशन समझ आ गया तो यस लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ही बार यस लिखना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं रिवर्स भी तो कर सकता था। रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब है कि जो ये वाली कॉइल है, इस कॉइल में बैटरी कनेक्ट कर दूं, इस कॉइल में बैटरी कनेक्ट कर दूं, और जो नीचे वाली कॉइल है इसमें मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं। ये कॉइल 1, ये कॉइल 2, इसमें भी करंट आ जाएगी इस तरह से। जो इसमें करंट आएगी उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगी, हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी। डायरेक्शन जो भी हो, डायरेक्शन अपन देख लेंगे, उसकी बात नहीं है, ये इस तरह से। अब इस डायग्राम से तुम्हें यह समझ आ रहा है कि फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2, फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन 2। और यहां से भी लिख सकते हैं फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू M12 इंटू I2। देख लो, वही बात रिवर्स में भी लिखी जा सकती है। कॉइल्स को मैंने सेम रखा और इसको ऐसे कर दिया। ठीक, अब आगे M जो होता है, M को बोलते हैं, M को भी नहीं, लिखो एक दो लाइन लिखो, फिर मैं M को डिफाइन कराऊंगा और सारी चीज लिखवाऊंगा। ठीक है, तो लिखना लिखो, द फिनोमेना where an EMF, the phenomena where an EMF is induced in second coil
ड्यू टू variation in the current, due to variation in the current in first coil, variation in the current in first coil is called mutual induction, is called mutual induction. फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट भी हो सकती है, उसमें कुछ खास बात नहीं है, वो इंटरचेंज कर सकते हैं, वो अपने देख लिया है, बोलने में ऐसा आता है, लैंग्वेज में ऐसा लिखा जाता है, बाकी 1 2 या 2 1 एक ही बात है। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होगा, एक की वजह से दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक वर्ड हमने यहाँ पे देख लिया, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हो गया एक की वजह से दूसरे में ईएमएफ आना। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हो गया एक की वजह से दूसरे में ईएमएफ आना, एक की वजह से दूसरे में ईएमएफ आना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ पर इस प्रोसेस में जो ये एम था, जो एम था, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसका नाम अपन ले देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर इसमें लिखो इट इज मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, इट इज मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, कितना फ्लक्स जा रहा है, इसका मेजरमेंट है। देखो एम जितना ज्यादा होगा, फ्लक्स लिंकेज उतना ज्यादा होगा ना, एक कॉइल की वजह से दूसरे में जो फ्लक्स है उतना ज्यादा होगा। तो एम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करेंगे अभी एम को अपन आगे। इतना नोट किया ना, तो मैं आगे बढ़ूं, उसके बाद फिर कुछ एक दो अच्छी बातें और अपने को जाननी है। देख लो भाई, पूरा टॉपिक इतना ही पढ़ा है अपन ने, कुछ नहीं पढ़ा है। डन, नोट्स ले लिए ना। नेक्स्ट, अब देखो ये तो मैं कल समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसका यूज नहीं आएगा, ठीक है। ये दो कॉइल है, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ठीक। तो जो M12 होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि वो M21 के इक्वल है। M12 और M21 दोनों इक्वल होते हैं। M12 क्या था ये भी तुम्हें पता है, और 21 क्या था वो भी तुम्हें पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रेशियो है वो दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, हमें पता थोड़ी था कि रेशियो एक ही आएगा, तो हमने तो भाई दोनों के लिए अलग अलग मान लिया। बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो दोनों सेम आते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला हमको जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें ऐसे लिख के बता रहा हूँ। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई DL1 DL2 अपॉन मॉड आर। इसका मतलब क्या होता है, मान लो एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, दो कॉइल है, दो कॉइल है, ये तो ऐसी कॉइल है। मैं सिंपल एक स्टैंडर्ड कॉइल के लिए बता दूं, रिंग के लिए बता दूं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि एक छोटा सा मैंने DL लिया, और ये DL जो है ना पूरे के ऊपर घूम जाएगा, पूरे के ऊपर इंटीग्रेशन जाएगा इसका, पूरे के ऊपर इसका इंटीग्रेशन जाएगा, और फिर ये DL चेंज होगा, फिर पूरे पे इंटीग्रेशन जाएगा, इससे डबल इंटीग्रेशन लगा दिया। पर इससे मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं केवल तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये है DL1 डॉट DL2, इसकी वजह से इसमें कैलकुलेट करेंगे या इसकी वजह से इसमें कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहता है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहता है, हमको याद करने की जरूरत भी नहीं फॉर्मूला, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने, ऐसा होता है। हमको केवल ये याद रखना है कि जो M होता है वो M12 इक्वल टू M21 होता है, ये हमको याद रखना है कि जो M होता है वो दोनों केस में सेम ही होता है, और M डिपेंड्स ऑन
शेप, साइज, ओरिएंटेशन एंड मीडियम। मीडियम मतलब म्यू क्या है मीडियम का, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो जो एम होता है वो दोनों केस में सेम आता है, ये हमको याद रखना है। ये फॉर्मूला dl1 डॉट dl2 करो या dl2 डॉट dl1 करो, सेम ही आंसर आता है। यहाँ से मैथमेटिकली प्रूव हो के आता है कि सेम होता है, हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए ये। और फिर ये किस पर डिपेंड करता है, ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। समझ ही आ रहा है, अगर दो रिंग पास पास में रखी है तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो इससे ज्यादा पास करेगा। अगर इस रिंग को दूर कर दूं तो फ्लक्स कम हो गया, इसको टिल्ट कर दूं तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स और कम हो जाएगा। तो फ्लक्स जो लिंकेज का मेजरमेंट है फाई इक्वल टू एम आई, फाई इक्वल टू एम आई, वो एम किस पर डिपेंड करेगा, वो इनके ओरिएंटेशन, शेप, साइज और मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। एम की बात समझ आ गई तो आगे बढ़े। ओके लिखो, डन लिखो, क्लियर लिखो। वैसे तो याद ही करने का स्टेटमेंट है और टेक्निकली कुछ है नहीं इसके अंदर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं तुमसे पूछूं कि यार ये कॉइल 1 है, कॉइल को कई बार रिंग के थ्रू भी इंडिकेट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये कॉइल 1 है, ठीक, ये कॉइल 1 है और यहाँ पर ये कॉइल 2 है, कॉइल 2 है। अगर इसमें करंट आई है, इनका एम भी तुम्हें यहाँ पर गिवन है कि यार इसका एम एम है, इसका एम एम है, ठीक। तो मैं तुमसे पूछूं फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आंसर आएगा एम आई। एक और प्रश्न पूछो तुमसे मैं, यार यही सेट रखा है, यही सेट रखा है इस तरह से, ठीक। इस बार करंट आई इसमें है, एम तो एम ही होगा ना दोनों केस में, ये हम याद कर चुके हैं। ये वही 1, ये वही 2 है। अब तुमसे पूछूं फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 कितना आएगा, अगेन आंसर इज एम आई। जादू समझ आया? जादू क्या हो गया कि एक में करंट आई है तो दूसरे में फ्लक्स फाई है। किसी भी एक में करंट आई है तो दूसरे में फ्लक्स होगा एम आई। यानी इसकी करंट उसमें कर दो तो फ्लक्स उतना आ जाएगा, उसमें करंट है तो फ्लक्स इसमें इतना आएगा। यानी करंट एक दूसरे में इंटरचेंज कर देंगे तो फ्लक्स की वैल्यू भी इंटरचेंज होगी या सेम रहेगी। 1 में करंट आई तो दूसरे में फ्लक्स एम आई, दूसरे में करंट आई तो पहले में फ्लक्स एम आई। ये हम स्टेटमेंट बहुत बार यूज करने वाले हैं, इसको देख लो, अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, इसको हम यूज करेंगे। कई बार एक चीज में करंट फ्लो करा देंगे और दूसरे के थ्रू फ्लक्स पूछेंगे, वो कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, तो हम वही करंट दूसरे में फ्लो करा के पहले वाले में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और आंसर वही रिपोर्ट कर देंगे। when I is in coil 1, flux in coil 2 is Mi. Now if I is in coil 2, then flux in coil 1 is same as Mi. हम ये रिवर्सिबिलिटी का जो एक रूल दिख रहा है हमें कि इसमें करंट आई होने पर इसमें फ्लक्स पाई है तो इसमें करंट आई होने पर इसमें फ्लक्स पाई होगा। दोनों लूप आइडेंटिकल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, एम पे डिपेंड कर रहा ना चीजें, तो इसीलिए मैंने ओरिएंटेशन भी अलग किया है और दिखा भी अलग रहा हूँ कि भाई ये लूप अलग है, दोनों लूप अलग अलग टाइप के हैं। सेम होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। कॉइल भी हो सकती हैं, वो तो स्प्रिंग जैसी कॉइल्स भी हो सकती हैं, यहाँ तो मैंने एक एक लूप सिंबॉलिक दिखाया। दोनों लूप इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल होने की जरूरत नहीं है। निधि ठीक है बेटा? तो फाइनली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। किसी एक में करंट आई है तो दूसरे में ईएमएफ इतना आएगा, किसी एक में करंट आई है तो दूसरे में ईएमएफ इतना है।
तो म्यूचुअल इंडक्शन जब होता है तब उसका मेजरमेंट करने की क्वांटिटी m है। m को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस, ये। और ये है मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। और जब ये टाइम के साथ चेंज होगा फ्लक्स लिंकेज, यानी m तो कांस्टेंट i चेंज करेंगे तो m di/dt से सॉल्व डन। अब देखो यार, इसमें करंट एक लूप ये है, इसकी रेडियस है a, इसकी रेडियस है b, a इज मच मच स्मॉलर देन b। अब मैं तुमसे बोलूं इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक। इसको मैं दे दूं नाम 1, इसको नाम दे दूं 2। तुमसे पूछा है फ्लक्स थ्रू 2 क्या होगा ये बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स 2 के थ्रू कितना पास कर रहा है ये बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स 2 के थ्रू कितना पास कर रहा है ये बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स 2 के थ्रू कितना पास कर रहा है ये बताओ। एम पता नहीं है यहाँ पर अपने को, एम पता नहीं है, एम आई आंसर लिख सकते हैं पर एम पता नहीं है बेटा। करो। अगर एम मेंशन कर देते तो आंसर आता एम आई, पर एम पता नहीं। इनफैक्ट उल्टा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट एम, क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसा आता है, कैलकुलेट एम। नहीं हार्दिक, हाँ प्रथम, थोड़ा सा ठीक करो, कुछ गलत लग रहा है, बहुत ही गलत। आंखों का धोखा है। गलती तो होती है, गलत है। हम्म, सबका गलत है रे, कौनू सही नहीं किए, क्या बात है। आराम से रुके बेटा, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ध्रुव फोड़ दिया तुमने बेटा यार। आदित्य वेरी गुड, वेरी गुड। ध्रुव एंड आदित्य, वेल डन। बस जिसका सही आंसर आएगा उसी का नाम पुकारा जाएगा। बाकी जो भी आंसर लिख रहे हो सब दिख रहा है मुझे, और वो गलत है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। वनीत, ये तुम बिल्कुल अंधे मारते हो बेटा, गलत बात है। आकृति, ये तो क्या लिखा है देखो, क्या ये फ्लक्स है?
बहुत कम होता है पर उसको बहुत कम मानना भी नहीं चाहिए। साइंटिफिक अप्रोक्सीमेशन ये नहीं है, साइंटिफिक चलो। नायक ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन गलत है वो। इसका सोल्यूशन बताऊं? गलत। इसका सोल्यूशन बताऊं? इसका सोल्यूशन ये है, ये है इसका सोल्यूशन। ये आंसर है इसका। ये ये ध्यान दो, देखो आएगा आंसर। एम नहीं दिया है लेकिन कंसेप्ट यही है। आरू पोरवाल सही लग रहा है। लिखने में गलती करी पर ठीक लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे ये बोलूं कि अगर मान लो करंट आई में इसमें फ्लो करा था, अगर मैं करंट आई इसमें फ्लो कराता, करंट आई मान लो मैं यहाँ फ्लो कराता, तो इसके थ्रू फ्लक्स वही होता ना जो इसमें आई करंट आने पर इसके थ्रू फ्लक्स होगा। यह बात क्लियर हुई क्या? अगर ये बात क्लियर हुई तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर इसमें करंट आई फ्लो करवाता हूँ तो इस रिंग की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रिंग की वजह से आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2b रेडियस है इसकी। और अप्रोक्सीमेटली वही मैग्नेटिक फील्ड पूरे पे मान सकता हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है। तो इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा इंटू पाई ए स्क्वायर। ये फ्लक्स का आंसर हो गया। यही रिवर्स में आंसर आ जाएगा। अगर छोटे वाले में करंट आई फ्लो करूंगा तो बड़े वाले से भी फ्लक्स इतना ही पास करना चाहिए, यही पास करेगा। अगर ये समझ आ गया हो तो लिखो। जयवर्धन करेक्ट। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा कि दो कॉयल रखी हैं, इनका एम कैलकुलेट करो। दो कॉयल रखे हैं, इनका एम कैलकुलेट करो। अब करंट वरंट भी नहीं दी होगी वहां पर, तो हम किसी भी एक में करंट मान लेंगे, दूसरे में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फ्लक्स को एम आई से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का आंसर आ जाएगा म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b। ये ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इस अरेंजमेंट का एम कितना है, इस अरेंजमेंट का एम ये हो गया। बस यही परफेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो आराम से देखो, लास्ट ईयर शायद यही क्वेश्चन आया था नीट में, मुझे याद जहां तक आ रहा है, चेक कर लेना। क्लियर हुआ ना क्या किया यहाँ पर? ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर एम पूछेंगे तो मैंने तो उसको इसमें करंट आई दे के फ्लक्स पूछा था, तो अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ही अजीब आएगी। तो इसमें करंट फ्लो करा के इसमें कैलकुलेट कर लिया अपन ने और वो आ गया। दूसरा क्वेश्चन आता है करंट कहीं देगा ही नहीं, वो बोलेगा एम कैलकुलेट करो। तो किसी भी एक में करंट फ्लो करा के दूसरे में फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फ्लक्स को एम आई से कंपेयर कर लेंगे तो एम का आंसर आ जाएगा। दोनों ही तरह से इसको अप्रोच किया जा सकता है। अंदर वाले के आई से डायरेक्ट बाहर में फ्लक्स नहीं निकाल सकते, हाँ सही बात है, नहीं निकाल सकते। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा जो कि अपने कैलकुलेशन के बियॉन्ड जाएगा। इसीलिए ट्रिक और इसीलिए ये
मैंने बोला था ना यहीं पे आंसर लिखा है, वो ट्रिक यही है बेसिकली, वो ट्रिक ये थी। चलिए, अब तो ये क्रैक हो गया क्वेश्चन, तो अब तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, कई एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। जेई में भी आया है, नीट में भी आया है, एम्स में भी आया है, जिपमर में भी आया है, सब जगह आया हुआ है। ये लेंथ ए, ये लेंथ बी, दो स्क्वायर लूप हैं, दो स्क्वायर लूप हैं, दो स्क्वायर लूप हैं, ठीक। कैलकुलेट एम, खत्म, करो, गलती मत कर देना। हाँ आदित्य वही निकाल, कर सकते हैं बेटा, और वो निकालोगे कैसे? ठीक है, अभी ये करो पहले। भाई दो लोगों ने दिया है, दोनों का आंसर ठीक है, और लोग करो। आई जीरो से मतलब नहीं होता, जैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं ना आदित्य अपन, तो कैपेसिटेंस में चार्ज दिया नहीं होता है, चार्ज अपन अपने मन से मानते हैं, और फिर Q इक्वल टू CV से कंपेयर करते हैं, और वहां से अपन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। वैसे यहाँ पे करंट मेंशन नहीं करिए, करंट तुम्हें अपने मन से लेने पड़ेगा, और करंट के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फ्लक्स को MI करके M कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जब भी करंट आएगा तो फ्लक्स MI हो जाएगा, ये बाद में कर लेंगे, अभी अपन रिवर्स में M कैलकुलेट कर रहे हैं। बाद में M दिया रहेगा तो फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे MI। बाद में चार्ज दिया रहेगा, कैपेसिटेंस दिया रहेगा, तो चार्ज आने पर Q/C से V कैलकुलेट कर लेते हैं। उस तरह से अप्रोच करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि करंट जीरो है तो M इनफाइनाइट होगा, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। टाइम ओवर। चलो अब देखो, अब इसमें कुछ आइडिया नहीं पड़ रहा है, ए और बी की साइज के बारे में कुछ लिखा होना चाहिए। तो ए इज मच मच लेस देन बी, ये लिखा होगा तभी कर सकते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ये भी लिखा हुआ था, मैंने मिस कर दिया होगा लिखने में, ये मेंशन किया हुआ है। अब सिंपली हम यहाँ पर इसकी करंट आई मान लें, और इसमें फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस आएगी B/2, 45 मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी, 2 cos थीटा, 2 × 1/√2, √2 इंटू 4 करना पड़ेगा चारों वायर की वजह से। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटू A², तो ये फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स को हम बोलेंगे MI। तो यहां से जो M की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आएगी μ0 I A² अपॉन पाई B √2। चेक करो, और ये B/2 है, वेरी गुड, सॉरी, मैंने ये गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई, कई बच्चे गलत कर देते हैं, ये B/2, तो ये 2 आएगा इधर, ये ना 2 √2 होगा एक तरह से। फाइनली आंसर 2 √2 μ0 I A² अपॉन पाई B। तो यहाँ पर गलतियों की बारीक बारीक चांस है, B/2 नहीं किया, 4 टाइम्स नहीं किया, बस दो ही गलतियां हो सकती हैं, बाकी तो आना चाहिए। समझ आ गया सबको? भाई ये वाला क्वेश्चन जब मैंने IIT दिया था, जेई मैंने दिया था 1998 में,
ठीक, उस साल मेरे एक पेपर में आया था ये कि एम कैलकुलेट करो इस अरेंजमेंट का, देखना पेपर तुम्हारे पास कभी हो, कोई क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें J98 में। और उस वक्त मैंने B/2 से किया था ना, यहाँ तो गलती करते बी लिख दिया था, पर एग्जाम में मैंने सही किया था, इसको B/2 लेके किया था और मार्क्स मिल गए थे। समझ आ गई ये बात, बढ़ूं आगे? डन। चलो अब ये एक सोलेनॉइड है, स्मॉल एन दिया है, इसकी रेडियस कैपिटल आर दी है, और ये एक सोलेनॉइड है और इनफाइनाइट टाइप है, ये भी दिया है, इनफाइनाइट टाइप है, ये तुम्हें यहाँ पर मेंशन कर दिया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक कॉइल है जिसमें N2 टोटल टन्स है, N2 टोटल टन्स है, और जिसकी रेडियस है ए, जिसकी रेडियस है ए, जिसकी रेडियस है ए, ये अरेंजमेंट है। ठीक, ये तुमसे पूछा है इस ज्योमेट्री का एम क्या होगा, इस अरेंजमेंट का एम क्या होगा, ये बताओ। यहाँ पर मैंने वायर दिखाया नहीं है भाई, ये वायर जो इस तरह से जा रहा होगा ना, ये वायर मैंने दिखाया नहीं है, अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए। ये तो ये सोलोनाइड है इस तरह से, यहाँ पर एक ऐसा रखा हुआ है, इसमें N2 टोटल टर्न्स है, तुमसे पूछा है इन दोनों का M कितना होगा, ये करो। यहाँ पर A स्मॉल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वाले में, इस वाले में A स्मॉल है इसलिए दिया था, जिससे कि तुम सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड को ही पूरे पे फील्ड मान के डायरेक्टली सेंटर की फील्ड इनटू एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट फ्लक्स आ जाएगा। अगर इसका एरिया बड़ा हो गया तो हर पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर मेंशन करी थी। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, यही क्वेश्चन था। यहाँ पर भी छोटा एरिया इसलिए दिया था जैसे कि तुम यहाँ से सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट करके पाई ए स्क्वायर कर दो तो डायरेक्ट फ्लक्स का आंसर आ जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया एरिया तो उस केस में सब जगह फील्ड अलग अलग आएगी और फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक ही थे भाई बहन थे एक तरह से। ये करो। N2 टोटल टन्स है, ये N टन्स पर यूनिट लेंथ, N टन्स, ये तो सोलोनाइड है और वो एक कॉइल है। टन, तो देखो जो सोलोनाइड है इसमें करंट आई मान लें हम कुछ देर के लिए, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसके अंदर वो तो यूनिफॉर्म आती है, अपने को पता है फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई फील्ड आएगी। ठीक, अब ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट करना है इसके थ्रू, तो फ्लक्स का आंसर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू पाई ए स्क्वायर, इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू एन टू करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टन्स का वहां पर इंपॉर्टेंस होता है। स्टार्टिंग में फ्लक्स मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टन्स N2 है, तो N2 यहाँ पर हमको साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर फ्लक्स आएगा, और जो फ्लक्स आएगा इसको हम एम आई से कंपेयर कर लें तो यहाँ पर m के लिए आंसर आ गया, म्यू नॉट N पाई ए स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट। अगर इस रिंग को मैं टिल्ट कर दूं तो कॉस थीटा या साइन थीटा साथ में आ जाएगा, आर का कुछ मतलब नहीं था, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अब यहाँ पर अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं तो कॉस थीटा या साइन थीटा आ जाएगा, इसको टिल्ट कर दूं तो कॉस थीटा या साइन थीटा जो भी एरिया आएगा, जैसे इसको मान लो मैंने इस तरह से टिल्ट कर दिया, मान लो इसको मैंने टिल्ट कर दिया इस तरह से, यह एंगल थीटा है, तो साइन थीटा कंपोनेंट फ्लक्स के लिए आ जाएगा, तो इसमें साइन थीटा और आ जाएगा। वर्टिकल से थीटा दूं तो कॉस थीटा आएगा जो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस रिंग को टिल्ट कर दूं
तो अकॉर्डिंगली साइन थीटा कॉस थीटा हमको वहां पर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक, चलो यहाँ पर ये n क्यों लिया, n इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि हर एक लूप में एक एक बैटरी आएगी ना, तो सारी बैटरीज यहाँ पे काउंट करनी पड़ेंगी, तो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज क्या हो जाएंगी, n2 टाइम्स ईएमएफ हो जाएगा। इसलिए जब भी फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं कॉइल से, तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो हैं वो वहां पर कैलकुलेशन में आएंगे। अगर ये थीटा ऐसा है, अगर थीटा ऐसा है और ये एरिया है, ये एरिया है मेरा, ये एरिया है, तो यहाँ पर साइन थीटा आएगा। और थीटा अगर वर्टिकल से दे दूं यहीं पर कि ये कॉइल है और यहाँ से थीटा पे टिल्ट कर दी, तो इस केस में कॉस थीटा है। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा था कि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे n2 का सिग्निफिकेंस क्या है, n2 का सिग्निफिकेंस है जितने लूप होंगे हर एक लूप में एक एक बैटरी आएगी और सभी बैटरीज एक ही टाइप की आएंगी, तो सभी बैटरियां मिलके n2 बैटरीज बना देंगे, n2 इंटू एक बैटरी, इसलिए n2 यहाँ पर हम लिखते हैं। बाकी याद भी रखना है कि फ्लक्स जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें n का मल्टीप्लाई करना ही होता है नंबर ऑफ टर्न्स का, और इसका रीजन ये हो गया अपने पास कि हर एक लूप में एक एक बैटरी आएगी, n2 बैटरीज आ गई तो सारी बैटरीज एक ही साथ एक ही जैसा इफेक्ट ले रही हैं, तो n2 टाइम्स हो गया। डन। तो आज हमने म्यूचुअल इंडक्शन ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। एक होमवर्क के साथ आज के लेक्चर को विराम देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा थॉट दे के करना, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये इनफाइनाइट वायर है और ये स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप है, ये अरेंजमेंट है। ठीक, इसका एम क्या होगा ये बताओ। ये तुम्हारे लिए आज होमवर्क हो गया, कि इसको करके लाना, अगली क्लास में इसको भी बताऊंगा। थोड़ा टफ है, अगर मन में आया तो तुरंत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा आगे के पे फोकस कर रहे हैं या ओलंपियाड फोकस कर रहे हैं, उनको इसके ऊपर थॉट देना है।